अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही हैं, अगर हम देखें तो पेशावर से लेके कराची तक एक हिजान है। सवाल ये है कि पेशावर में अब KP की असम्बली कब तहलील होगी। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है लेकिन वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। गवर्नर साहब ने उसको नोटिफाई नहीं किया। ज़राए से ये खबर आई कि दस्तखत कर दिए लेकिन बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक गेज़ट में उसको दर्ज नहीं किया गया। कराची के हालात देखें तो MQM पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, अब वो धमका रही है वफाकी हुकूमत को इस बात पे कि 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात ना हो। लेकिन अब टाइम कितना बचा है? कल को अगर इंतखाबात का इनेकाद हो जाता है तो क्या MQM पाकिस्तान की ये जो हुकूमत से अलहदगी की बात है ये संजीदा है या ये वक्ती तौर पर एक सौदेबाजी है? ये तमाम हालात और मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के अवाम का हम जिक्र करें तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि आटा सस्ता कैसे मिलेगा, जो बाकी एशिया खुरनोश हैं उनके नर्ख कैसे कम होंगे और हमारी जो जान है वो इस महंगाई की अफरीद से कैसे छूटेगी। ये एक रियलिटी है वीडियो रिस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल हम डिटेल बात इस पर करेंगे। इरशाद साहब, अब पॉलिसी हमने देख ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उनको इसने पे बैक किया। फिर ये भी एक रिपोर्ट हुआ कि पैगाम दिया आरिफ अलवी साहब को और इमरान खान साहब ने कि आप शहबाज शरीफ साहब से कहें कि वो एतमाद का वोट लें। अब ये हिजान बढ़ेगा या जो हम बात कल भी कर रहे थे कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद ये हुकूमत अपोजिशन दो किनारे किसी एक समत की जानिब बातें दिखाई दे रहे हैं और इस पर कमी होगी और कोई बात होगी किसी फ्रेमवर्क की कि कुछ ऐसा जनरल इलेक्शन कर दिए जाएं या सूबों में इलेक्शन का इनेकाद हो ताकि अवाम की बेहतरी की जानिब बढ़ा जाए? या आप समझते हैं कि अभी हिजानी कैफियत बढ़ना ही है इस सारी पिक्चर में? देखिए, हिजानी कैफियत मज़ीद क्या बढ़नी है, जिस हद तक बढ़नी थी बढ़ चुकी है। इदारे अमलन मुअत्तल हो चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं। सियासी महाज़ारे की कैफियत ये है कि दोनों फरीक बैठ के इलेक्शन की तारीख़ पर मुतफ़िक नहीं हो रहे। लेकिन ये अजीब व गरीब तमाशा है हमारे मुल्क में कि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तहरीरी आइन है। बरतानिया में रिवायात हैं, तहरीरी आइन नहीं है। वहाँ कभी हुआ है कि वज़ीर आज़म ने अगर एडवाइस किया हो मलका को, जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, बादशाह है, अब बादशाह हैं, तो वो लेके बैठे हुए हों? अब ये 48 घंटे पूरे क्यों किए जा रहे हैं सिवाय गुनाह बेलज़्ज़त के कि भाई जो काम आपने करना है, जो आइन आपको पाबंद करता है किसी चीज़ का, वो अगले 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में कर लें। लेकिन खाम खा लटकाया जा रहा है। यही हमारा एक रवैया बाकी मामलात में होता है। तो इसकी वजह से अगर आइन पर मिन्नो अन उसकी रूह के मुताबिक, जमहूरियत पर जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक, जमहूरी रिवायात के मुताबिक अमल दरामद किया जाए तो यहाँ टेंशन भी ख़त्म होगी, बेचैनी भी ख़त्म होगी, इज़्तिराब भी ख़त्म होगा और मसाइल भी ठीक होंगे। लेकिन होता है क्या है कि जी हम हर शख्स जो है, सियासतदान या सियासी पार्टी जो है, वो सिर्फ़ अपना मफाद देख रहे होते हैं। मुल्क का मफाद क्या है किस तरीके से नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है हम कराची का इलेक्शन जो है इस वक्त बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है और अली जैदी साहब जो नामवर रहनुमा हैं, सदर हैं जी कराची PTI सिंध के, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अली जैदी साहब ये फरमाएं, एक तो खुश आमदेद, ये फरमाएं कि आपने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को, इस मरहले को खूनी करार दिया। अब सूबाई हुकूमत ने एक दफ़ा तो हाथ खड़े कर दिए कि जी हम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर सकते। MQM वैसे मुखालिफ है, वो धमकियाँ दे रही है। फिर भी आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो क्या ख़दशा है कल के खुदा न खास्ता फसादात हों और खून बहे और इलेक्शन जो है वो एक वबाल जान बन जाए? देखिए जी, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैंने इरशाद भाई खूनी करार नहीं दिया था, वो मिस कोर्ट मुझे किया गया। मैंने उनसे ये कहा, मैं क्लैरिटी से आपको बता दूं कि इस मुल्क में, इस सूबे में और इस शहर में ख़ास तौर पे एक बड़ी शदीद फ्रस्ट्रेशन हो रही है। महंगाई की फ्रस्ट्रेशन है, कीमतें आसमान पे हैं, इन्फ्लेशन है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, लोग गुस्से में हैं। ऊपर से आप इलेक्शन जब करवाने जा रहे हैं, आप सिर्फ, मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये थी
इस मुल्क के सारी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से कि मुल्क कराची के और हैदराबाद के इलेक्शन जब हो रहे हैं उसमें पार्लियामेंट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाए अंदर और बाहर, और सुकून से इलेक्शन किया जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये पीपल्स पार्टी रिग करने की कोशिश करेगी या एमक्यूएम जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेगी तो ये चीज खुदा ना खास्ता खराब खून खराबे में ना बदल जाए। ये मैंने कहा था। तो उनको ये मैंने कहीं नहीं कहा कि खूनी होंगे, मैं तो कह रहा हूं ट्रूप्स को डिप्लॉय करें ताकि इलेक्शन साफ सुथरे हों और सब एक दफा करवा ले। नंबर 1। नंबर 2 सर, मैं आपको एक कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके शो पे बैठने से पहले मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई है, मैं वेट कर रहा था, 2-3 लोगों से मैंने पता की। देखिए, आइन के मुताबिक, आप आइन की बात कर रहे थे, किसी भी शख्स को इख्तियार नहीं है कि वो किसी कानून तोड़ेगा अगर कोई शख्स किसी को वोट करने से रोके, अगर कोई जमात किसी को इलेक्शन होने से रोके, और अगर कोई किसी वोटर का या किसी पार्टी का इलेक्शन के दौरान रास्ता रोके, ये कानून की खिलाफ वर्जी शदीद। मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि कुछ लोग, ये जो इनका इजलास हो रहा है मजबूर कौमी मूवमेंट का, क्योंकि हर वक्त ही मजबूर रहते हैं किसी की फोन कॉल पे, इनके इजलास में, और कल जो परसों उन्होंने टीवी के ऊपर बात की है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और फारूक सत्तार ने और मुस्तफा कमाल ने, कि हम देखते हैं कैसे इलेक्शन होता है, ये कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने बड़े खुले आम तरीके से की है। मुझे इस बात का कुछ खदशा आया है रात को कि शायद रात को ये कोई कोशिश करें कोई स्ट्राइक थ्रू करने की। मैं इनको वार्न कर रहा हूं, मैं पूरे तैयार हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इलेक्शन होने दें, इस शहर के लोगों को खुदा के वास्ते, हैदराबाद के लोगों को मैंडेट लेने दें लोकल बॉडीज में, उसके बाद आपकी डिमांड जो हल्का बंदियों की ठीक है वो हम जरूर करेंगे। यही क्वेश्चन है जैदी साहब, यही क्वेश्चन है कि नई हल्का बंदियों का जो जवाज है, आप इससे एग्री करते हैं कि एमक्यूएम का ये जवाज, ये डिमांड ठीक है? मैं इससे एग्री करता हूं कि इस शहर की सेंसस में गड़बड़ है। हमरे सेंसस, मैं उस कमेटी को चेयर करता था सर, 10-10 साल बाद सेंसस होता है, 2 साल बाद होने का। मैं उस कैबिनेट कमेटी को मुझे चेयर बनाया था, जिसमें अमीनुल हक भी थे, डॉक्टर फहमीदा भी थी, डॉक्टर जुबैदा जलाल साहिबा भी थी और कादरी साहब भी थे, और हमने दर्जनों मीटिंग करके फैसला करके असद उमर साहब की मिनिस्ट्री में जमा कराया। सीसीआई के अंदर ये एजेंडा गया और हमने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सेंसस कैसे तेज कराने वो भी करवाया और इनकी फंडिंग भी करवाई। जहां तक ये हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं, ये बात बजा है कि कहीं 20,000 और कहीं 80,000 पे यूनियन काउंसिल बनी हुई है। ये दिसंबर 2021 के अंदर इन्होंने हल्का बंदियां की थी। हम भी गए इलेक्शन कमीशन लेके, हम कोर्ट में भी हैं, हमने सारे ये काम किए। इन्होंने जब रिजीम चेंज में ये भागे थे छोड़ के हुकूमत को पैसे लेके, तो उस वक्त इनको चाहिए था कि वो जो चार्टर इन्होंने बनाया था, जो साइन किया था पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम के अंदर आने में, उसके अंदर पैसों के बगैर ये गए हैं क्या? हमारे अपने एमएन, आप क्या एमक्यूएम वाले बगैर पैसों के चले गए? ये फोन और पैसे में तो चलते हैं। ब्लैकमेलिंग पार्टी नहीं, तो क्या आपके साथ भी पैसे लेके आए थे? क्या आपके साथ भी पैसे लेके आए थे? नहीं, हमारे साथ तो नहीं, हमारे साथ तो मजबूरी है। हमारे साथ तो उस वक्त आए थे ना जब हम तो हुकूमत में नहीं थे। हम तो हुकूमत में डिमांडें जरूर की हैं, जो कराची के शहर की डिमांड थी वो हम इनको तो नहीं दे सकते थे। हमने फिर भी काम करने के लिए कोई प्लान लेके आए, PC1 बनाए, फिर फंडिंग होती थी। ये आपको मैं आज बता रहा हूं कि ये कहते थे हमें पैसे दे दो हमारे अकाउंट में KMC को डायरेक्ट, हम ऐसे बांटने तो नहीं बैठे थे। हम कहते थे प्लान लेके आओ, ये आप असद उमर से भी पूछ लीजिएगा। देखिए, छोड़ें वो उस बात को। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो इन्होंने जो ये धमकी वमकी देने की कोशिश, नंबर 1 तो इस वक्त जब ये गए थे छोड़ के अप्रैल में, तो हल्काबंदियां हो गई थी, तो उस कागज पे क्यों नहीं इन्होंने साइन करवाया पीपल्स पार्टी के साथ कि जी ये कंडीशन भी होगी हमारी हल्का बंदियों में। ये तो बल्दियाती इलेक्शन तो जुलाई में हो रहा था सर, फिर उसके बाद अगस्त में, सितंबर में हो रहा था। ये तो चौथी दफा हो रहा है। आखिरी मिनट पे हल्का बंदियां याद आ गई। सही। तो ये असल में इरशाद भाई, मेरी अगर मैं बात कर लूं, मैं आपको बता दूं इशू क्या है। मैं आपको इशू बता दूं क्या है। इशू बड़ा सिंपल है बॉस। इशू ये है कि इनके 246 यूनियन काउंसिल है शहर में।
ठीक। उस 246 यूनियन काउंसिल में इनके पास कैंडिडेट सिर्फ 160 या 162 पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इनके पास पूरे कैंडिडेट ही नहीं है। आपके कितने ये हैं? कहीं हमारे 241 पे खड़े, 241 पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबसे बड़ी जमात है। और पीपल्स जमात पार्टी? इस्लामी की शायद 220 पे है और पीपल्स पार्टी के 200 पे हैं। जी। और पीपल्स पार्टी? तो इनके तो कैंडिडेट पूरे नहीं है। हम सबसे बड़ी जमात है। जी। पीपल्स पार्टी के 201 हैं शायद मेरे ख्याल में प्लस में। यानी इसका मतलब है कि कैंडिडेचर तो के हम हवाले सबसे से बड़ी आप जमात नंबर 1 हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब सर इलेक्शन कैंडिडेचर होते के हैं। वहां से पहले जो तो ये मरहला भाग रहे इलेक्शन से बस। इलेक्शन का पहला जो मरहला हुआ तो आपने सब ने मिलकर इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी पे को धांधली की। कल भी अगर रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आते या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आते तो फिर आप इल्ज़ाम लगाएंगे धांधली का? देखें इरशाद भाई, जी जो फेज 1 हुआ था जी आपके टीवी चैनल पे इंक्लूडेड सारे पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर जिस तरह का खून खराबा हो रहा था, जिस तरह की गोलियां चली, जैसे लोग मारे गए, वो इलेक्शन तो नहीं था, वो तो वॉर जोन था। जी। क्योंकि वहां मीडिया की कवरेज इतनी डेप्थ में नहीं है, मीडिया कवर इतनी डेप्थ में नहीं करता, इतनी गहराई से वहां मीडिया की पेनिट्रेशन नहीं है। सक्कर में, जैकाबाद में, कश्मीर में, गोटकी में, नवाबशाह में, ये जगहें मीडिया की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है और वो भूल गई है कौम सिंध को। माजरत के साथ अंदरूने सिंध को ये कौम भूल गई है। वहां जिस तरह के लोग रह रहे हैं वो हमें फिक्र ही नहीं है। हम अगर कराची की बात कर लें तो बड़ी बात है, बाकी तो हम अंदरूनी सिंध को भूले बैठे 15 साल से। तो वहां जो हाल हुआ, किडनैपिंग करा के किडनैपिंग। जैदी साहब, मादर के साथ 3.5 साल तो आपके लीडर जनाब इमरान खान साहब भी सिंध को भूले रहे। अंदरूने सिंध कितनी दफा वो गए और कितनी देर क्याम किया उन्होंने अंदरूने सिंध, किसी गोठ में, किसी शहर में? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जो अंदरूने सिंध और जाना चाहिए था। मैं तो आपको पता है हर दूसरे हफ्ते वही हूं। आपको पता है जब से मैं सिंध का सदर बना हूं, आपको मैं कई दफा वहां से प्रोग्राम भी आपके साथ कर चुका हूं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि क्योंकि मीडिया की पेनिट्रेशन इतनी नहीं है अंदरूने सिंध में, ये पूरा माफिया स्टेट है, ये माफिया है। स्टेट की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल की जाती है। स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करके जो ये काम करते हैं वो रियासती दहशतगर्दी से कम कोई काम नहीं है। अब जिस तरह कैंडिडेट्स को डरा धमका के बिठाया गया, 1000 कैंडिडेट, अभी भी दादू के अंदर आपको पता है क्या हुआ? 400 लोगों ने कोई आज से कोई 8 महीने 10 महीने पहले एहतजाज किया पानी की किल्लत पे, रमजा ये बारिशों से, फ्लड से पहले। इन्होंने 2-3 का नाम लेके 370 या 380 लोगों की नामालूम अफराद की एटीसी की दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी और जो फॉर्म लेने जाता था उसको उठा के दहशतगर्दी में बंद कर देते थे। तो यहां तो ये वाला हाल है ना, सिंध के अंदर तो कोई पूछताछ है नहीं। ठीक है। ये बताएं कि ये कल से ये क्या साराइयाँ हो रही हैं कि रात गए गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं इलेक्शन रुकवाने के लिए, तो आपके पास ऐसी कोई इतलात हैं और क्या कानून ऐसा हो सकता है? मुझे कानून का तो नहीं पता, मैं वकील नहीं हूं, मैंने भी टीवी पे ही सुना है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इनमें कोई इतनी इस वक्त आई डोंट थिंक कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि करें। ये कौम इस वक्त पूरी तैयार इलेक्शन के लिए, पूरा शहर तैयार है। अच्छा, मैंने अभी को तकरीबन 250 कॉलेज किए, 241 कैंडिडेट्स हैं मेरे, तो मैं हर एक कैंडिडेट से पूछ रहा हूं, तैयार है, कैंप्स लग गए हैं, खाना लोगों का वो जो होता है पोलिंग एजेंट का वो ऑर्डर हो गया है, कैंप लग गए हैं, किताबें बन गई हैं, पोलिंग एजेंट तैयार हो गए। वी आर रेडी फॉर इलेक्शन, वी बीन रेडी। हम तैयार बैठे 6-7 महीने से, हम चाह रहे इलेक्शन हमें दो। हम जमहूरी जमात हैं, हम रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। ईमानदारी से इलेक्शन कराएं, आगे बढ़े इंशाल्लाह। ये इतलात भी गश्त कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने सदर ममलकत से को पैगाम भेजा है कि आप शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। तो क्या आप समझते हैं कि MQM वाकई अलहदा होने वाली है जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई वजह नज़र नहीं आती? थोड़ी देर रुक जाए फिर आपको पता चलेगा, तो 1-2 दिन रुक जाए सर।
नहीं, हम तो रुके हुए हैं, हमारे पास तो रुके हुए हैं। आप तो ना रुके हैं। MQM भी नए इंतखाबात की डिमांड में आपका साथ देने के लिए तैयार होगी, नए इंतखाबात चाहती है पूरे मुल्क। अगर चाहती कल का इंतखाब तो लड़ ले पहले। अच्छा, अगर MQM आज फ़ोन कॉल पे वफाकी हुकूमत से अलहदा होने की बात कर रही है और वो आपका साथ या आपके साथ मिल के नए इलेक्शन की डिमांड करती है, तो क्या आप उसको इंडोर्स करेंगे या फ़ोन कॉल पे उनका अलहदा होना कंडेम करेंगे? ये मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जी, वो उनकी जमात है, जो मर्जी वो करें। उनकी पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिक्स बड़ी फ़र्क है। सही है। हमें पता है वो अगर अलग होंगे तो क्यों होंगे, हमें पता है वो गए तो क्यों गए, हमसे अलग हुए तो क्यों हुए, इकट्ठे हुए तो क्यों हुए, सारे पाकिस्तान को पता है। इरशाद भाई आपको तो बखूबी पता है, फैसल को भी पता चल जाएगा ऐसा ऐसा। नहीं, क्योंकि कल तक 3.5 साल तक वो आपके इत्तेहादी रहे हैं और इमरान खान साहब इनको नाइस लोग, नफीस लोग करार देते रहे हैं, तो क्या कोई राब्ते आपके हैं इस वक्त अपने साबका इत्तेहादियों से, रूठे हुए इत्तेहादियों को मनाने के लिए, ताकि आप? मेरा कोई राब्ता नहीं है आपकी जमात का, आपके किसी मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैं इंतखाबात में इनको इंशाल्लाह पूरी शिकस्त दूंगा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सारे मिल गए, हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ सियासी तौर पे, और इंशाल्लाह मैं इनको भी और तहरीके इंसाफ इनको भी और पीपल्स पार्टी को भी इंतखाबात में सूबा सिंध में पूरी शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी को कैसे अली ज़ैदी साहब देख रहे हैं? आप समझते हैं कि आपको मुकाबला जमात इस्लामी से या इन दोनों से? उन्होंने सोशल मीडिया पे हाफिज भाई ने और टीवी के ऊपर बड़ी उन्होंने अच्छी कैंपेन की है। कोई उनकी कोई कॉर्नर मीटिंग्स नहीं नजर आई मुझे, कोई कैंप्स नजर नहीं आए, 2 फंक्शन उन्होंने किए। बाकी उनकी जो कैंपेन स्ट्रैटेजी थी वो सोशल मीडिया पे थी, वो बड़ी अच्छी, सोशल मीडिया के लिहाज से बहुत अच्छी थी। कल पता चल जाएगा कि किसकी कैंपेन बेहतर थी और वोट बैंक किसके पास है, या इमरान खान बड़ा पॉपुलर लीडर है इस मुल्क में कि सिराज भाई या हाफिज भाई बड़े लीडर है, ये तो कल पता चल जाएगा। अच्छा, ये फरमाएं कि अब पंजाब असम्बली तहलील करने का आपने कदम उठा लिया, KP के भी शायद रात को, महमूद खान साहब कह रहे हैं आज रात तहलील कर दें वो, इसके बाद आप समझ रहे हैं कि इतना दबाव आपने डाल दिया है कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली को तहलील करके जनरल इलेक्शन में जाएगी, या आपको 2 सूबों का इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होगा? इरशाद भाई, जब तकरीबन 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा होगा जी, क्योंकि हम 126 सीटें हमारी यहाँ भी उतर जाएंगे, तो फिर तो इलेक्शन ही है ना मुल्क में, फिर जनरल इलेक्शन की फिजा होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। अली हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद MQM का मौक़िफ़ लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। MQM के सीनियर रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपके वक्त है। रेहान साहब, अब पहले मरहले में ये हल्का बंदियों का मामला तो था, लेकिन उस वक्त आपकी तरफ से बाइकआउट सामने नहीं आया, अब अचानक क्या मसला हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हल्का बंदियों के मामलात हों या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन और आइन की पासदारी का मामला हो, आर्टिकल 140A के निफाज का मामला हो, या जेरीमेंडरिंग से रिलेटेड मामलात हो, जिसके ऊपर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ हमारा डायलॉग मुस्तकिल चल रहा था और उस पर बातचीत हो रही थी, के साथ हमें एश्योरेंस कराया गया था कि कराची से अर्बन सिंध के जो इश्यूज हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में MQM क्योंकि डायलॉग का प्रोसेस, लिटिगेशन, लेजिस्लेशन, ये तमाम चीजें कर रही थी जो जमहूरी तरीक़ाकार होता है पुरअमन तरीके से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी MQM ही गई और वहां से एक ऑर्डर लेकर आई जो डायरेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के एम्पावरमेंट और डेलीगेशन के हवाले से, वो उसके ऊपर भी बातचीत चल रही थी, कानून साजी हो रही थी। डीलिमिटेशन के ऊपर हमारे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के कराची की अगर कोई एक UC लाख अफराद पे मुश्तमिल है, तो दूसरी जगह की वो UC 10,000 से 20,000 अफराद पे मुश्तमिल है। तो कराची के अंदर जो 10 UCs बननी चाहिए थी, वो एक UC में कन्वर्ट कर दी गई और अपनी मनमानी के अंदाज में मुख्तलिफ इलाकों को, वोट बैंक को काटा गया, लोगों इलाकों को डिवाइड किया गया और अपने पसंद से और आबादियों को कम कर दिया गया, अपने वोट बैंक को बढ़ा दिया गया और कहीं पर घटा दिया गया।
ये मामला इस हद तक संगीन हो गया कि मैं तकरीबन 22 के करीब जो नहीं, अब मसला रेहान साहब ये है कि 28 अगस्त को इंतखाबात होने थे, फिर नहीं हुए, 23 अक्टूबर को होने थे, नहीं हुए, अब 15 जनवरी की ये फाइनल डेट है, कल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में आप ऐन वक्त पे आके आप अपना मोड़ बदल रहे हैं, तो क्या इससे पहले आपको मौका ही नहीं मिला? हम इलेक्शन में, देखिए हमारा जमहूरी हक है, हम इलेक्शन में जाएं ना जाएं, ये तो हमारा जमहूरी हक है, और ये हम नया तो नहीं कर रहे ना कोई चीज। ये तो मेरा ख्याल है 6 महीना कानून साजी में और कानून के दरवाजे पे खटखटाते हुए हो गए। जब हमें कहीं पर कोई दाद रसी नहीं होगी तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? जमहूरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? मां सिवाय इसके कि हम सड़कों पर आए, हम अपनी गिरफ्तारियां दें, हम एहतजाजी मुजाहरे करें पुरअमन तरीके से, हम इलेक्शन का बाइकाट करें। तो हम ये तमाम चीजें करने को जा रहे हैं, और हम किसी भी हद तक जाएंगे अब, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से जिस तरह धांधली की जा रही है, प्री पोल रिगिंग हो गई है, इसको वो तमाम जमातें। रेहान हाशमी साहब, आप कल बाइकाट हैं या इलेक्शन को रोकने के लिए धरने देंगे, मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे? देखिए, अभी राब्ता कमेटी की मीटिंग चल रही है और हमारा कैटेगोरिकली ये एक जो पॉलिसी है, जो माइंडसेट है तमाम कारकुनान का, तमाम जिम्मेदारान का, और उम्मीद है कि राब्ता कमेटी भी इसको इम्पोज करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी कि जेरीमैंडरिंग को एक्सपोज किया करेंगे। जिस हद तक भी जमहूरी पुरअमन अंदाज में जा सकते हैं हम जाएंगे। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, दो राय नहीं है, क्योंकि हमने तमाम दर खटखटा दिए, कोर्ट भी चले गए, डायलॉग के प्रोसेस में भी आ गए, लेजिस्लेशन में भी चले गए, लिटिगेशन में भी चले गए। तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि तमाम हमने जो चीजें हो सकती थी वो की, और मैं समझता हूँ कि वो तमाम जमातें हैं जो कि लॉलीपॉप लेकर सिंध गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के नाम पर लेकर आ गए, उसी तनख्वाह पे इलेक्शन लड़ने को तैयार है। तो किधर गया जनाब आर्टिकल 140 है, किधर गया आपकी डेलीगेशन ऑफ पावर, किधर गए आपके डायलॉग? लेकिन आपके रेहान साहब आपके सियासी हरीफ ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपने वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी है, इसमें कोई संजीदगी नहीं है, आप वक्ती सौदेबाजी कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तो अभी अली जैदी साहब आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं या आपकी जमात फ़ोन कॉल पे चलती है या आप लोग पैसे पे चलते हैं। देखें, उस जमात की तो बात ही ना करें और इसके अली जैदी की तो बात ही ना करें। इनका प्राइम मिनिस्टर जो बनने के ख्वाब देख रहा है, किस लिए इलेक्शन लड़ रहा है? प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब सुहाने सजाकर बन रहा है ना, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। और ये टेढ़े मुंह करके बात करने वाले मीडिया के ऊपर ये क्या समझ रहे हैं कि पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर बदनाम करके ये बड़ा खुशनुदी हासिल करेंगे? किधर गया? ये तो कराची के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे। कराची पैकेज किधर गया? कराची की नौकरियां किधर गई? 1.5 करोड़ नौकरियां किधर गई? कराची के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से निकालना था, वो किधर गया? ये तो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ इत्तेहाद करके इनको जिद आया, और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक्सपोज होगा। अच्छा रेहान साहब, आपका कोई फैसला करते हैं आज, ज़ाहिर है स्ट्राइक का भी हो सकता है, धरने का भी हो सकता है, एहतजाज का, और उसके अलावा बाइकाट का तो खैर है ही है। सवाल ये, पीपल्स पार्टी के दोस्त ये कह रहे हैं कि जी हमने पूरी कोशिश की, हल्का बंदी की, नोटिफिकेशन जारी किया, इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं माना, फिर हमने ख़त लिखा, फिर हमारी बात नहीं मानेगी। तो कसूर इलेक्शन कमीशन का है, गुस्सा आप वफाकी हुकूमत पर निकाल रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत के बाइकाट या जो वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी जो है, इसका क्या मकसद है? देखिए, पीपल्स पार्टी भी अपने दामन झाड़ कर आगे चलने की बात कर रही है ना। उनको पता है कि ये गैर कानूनी अमल हो रहा है, तारीख के औराक में लिखा जा रहा है, कभी ना कभी तो एक्सपोज होना है। तो तारीख के औराक में अपने आप को क्लियर करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो यकीनन हम एक कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा होगा ना। और जब तारीख के औराक पलटे जाएंगे तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी होगी अगर, तो ये बोलेंगे कि जनाब इस कार्रवाई में हमारा कोई हाथ नहीं था। हालांकि कानूनी तौर पर जेरीमैंडरिंग जो की गई है, इलेक्शन कमीशन का एज अ एंटिटी अपना डोमेन था कि डिलिमिटेशंस की जाती, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को डालकर सिंध गवर्नमेंट ने मुतासिबाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया, जिसपे हमारी रिजर्वेशन है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कवानीन के मुताबिक विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर पासदारी कर रहा होता और तो बेहतर होता। और आज भी हम कह रहे हैं डिलिमिटेशन आप कल कर दें, हम परसों इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं जी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे वो। सही है। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि आप, जाहिर है कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके भी उम्मीदवार हैं, तो इम्कान क्या है? क्या कल इलेक्शन कंटेस्ट करने का इम्कान ही नहीं है? क्योंकि आपके उम्मीदवार भी तो सोच रहे होंगे ना, हमने लड़ना है या नहीं लड़ना है।
देखिए, एमक्यूएम के उम्मीदवारान हो, एमक्यूएम के कारकुनान हो, जिम्मेदारान हो, एमक्यूएम वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी रही है, बावजूद इसके के सियासी विक्टिमाइज का शिकार होती रही, बहुत तोड़ फोड़ के मामलात को सहती रही, लेकिन स्टिल एमक्यूएम इज इंटैक्ट। एमक्यूएम इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी, और वो तमाम लोग फॉलो ही करेंगे एमक्यूएम की क़यादत के डायरेक्टिव्स को। अच्छा रेहान साहब, ये इम्कान मौजूद है कि सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहें कि आप एतमाद का वोट लें, ऐसी सूरत में एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या होगा? वो एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को देगी या नहीं देगी? क्योंकि वज़ीर आज़म का तो इस मामले में कोई कसूर नहीं है। देखिए, हकीकत तो यही है कि वज़ीर आज़म का, क्योंकि हमारा इत्तेहाद कॉलिजन फेडरल गवर्नमेंट से हुआ था, पीएमएलएन के साथ हुआ था, और पीएमएलएन की गारंटी के ऊपर हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप किया। अच्छा। ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी के जो निग्लिजेंस कहते हैं या इग्नोरेंस कहते हैं या जो भी सिलसिला आप इसको लफ्ज दें, उसकी सजा बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत भुगतेगी, क्योंकि उनकी ही गारंटी थी। और मैं समझता हूं कि ये तो बहुत दूर की बात है कि एतमाद का वोट मिले। हम तो पहले मरहले में हो सकता है ये हो कि जनाब हमारे वुज़रा जो हैं वो इस्तीफा दें, दूसरे मरहले में हम असेंबली से ही इस्तीफा दें। लेट्स सी क्या डिसाइड किया जाता है, अभी मीटिंग जारी है। यानी असेंबलियों से इस्तीफा के ऑप्शन भी टेबल पर है और हमारे पास सारे ऑप्शन है। मैंने आपसे अर्ज किया ना, हम अब तैयार हैं, हम एमक्यूएम अब तैयार है। बहुत हो गया, ये बहुत तमाशे हो गए। 3.5-4 साल पीटीआई के लोगों ने हमें कराची पैकेज के नाम पे बेवकूफ बनाया, लोगों को रिकवर नहीं किया, मिसिंग पर्सन के ऊपर बात होती रही, लीगल दफातर नहीं खोल के दिए। तो इसका मतलब है कि कंसेंसस डेवलप हुआ है कि इन्होंने अपने नौकरियां संभालनी है उसी तनख्वाहों पे, इन्होंने अपनी वजारतें लेनी है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, मगर जो जिनके सहारे, जिनके कंधों पे बनेंगे, जिनकी लाशों के ऊपर चढ़ के बनेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करना, उनको दफनाना है मजीद। तो अब हम दफन नहीं होंगे। ठीक है। तो आपका मतलब एमक्यूएम ने इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो आखिरी लम्हात में हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ या आपको जो तसल्ली दी गई, ये भी सिर्फ आई वाश था, पीपल्स पार्टी की नीयत ये नहीं थी, वो इलेक्शन में ही जा रहे थे 15 को। देखिए, एक्शन जो है ना आपका स्पीक करता है आपके इंटेंट को। इंटेंट लग रहा है वाज़ेह तौर पर, एक जेरीमैंडरिंग की वजह से लग रहा है, प्री पोल रीडिंग जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा, आपने डी नोटिफाई किया, तो डी नोटिफाई करके बरीउज़ ज़िम्मा नहीं होते, आपने यू हैव टू फॉलो, ऑल्दो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ डिलिमिटेशन को सही करेंगे, पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि आर्टिकल 140A का इतलाक करेंगे, डेलीगेशन ऑफ पावर के ऊपर बात करेंगे, मगर प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ डायलॉग हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और मीटिंग के ऊपर सहारे और आसरे देकर हम वापस आ रहे हैं। तो कंक्लूसिव होना चाहिए था। हाशमी साहब 2013 में भी आप ये लोकल बॉडी लेजिस्लेशन पे एहतजाज करके आप अलहदा हो गए थे, उस वक्त भी आप हुकूमत में थे, गालिबन सिंध हुकूमत का हिस्सा थे। आज भी वही सिलसिला है, वही मोड़ है। ये पिछले 10 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया कि आप 10 साल में लेजिस्लेशन नहीं करवा सके? आपके नाजरीन को और आपके लिए रिकॉर्ड पर लेकर आऊं, 2013 में ये बदनीयती पर मबनी 2013 का SLGA जब पास किया गया, तो सूबाई असेंबली में सिर्फ वाहिद जमात एमक्यूएम थी कि जिसने इस पे एहतजाज किया, और उस वक्त ही आगाह किया था, बाइकआउट किया, अलहदा हुए, और उस वक्त भी ये था मामला। और ये जो फिनोमिना, जो बयानियां आज तमाम जमातें जो लाग अलाप रही हैं कि बेख्तियार में नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज एम्पावर होनी चाहिए, ये एमक्यूएम का ही दिया वो तो बयानिया है जो आज तमाम जमातें कर रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रही। मगर ये भी बताता चलूं कि 2013 में एमक्यूएम तो अलहदा हो गई थी, एहतजाज किया था इस गैर मुनसिफाना कानून के ऊपर, मगर ये जितनी भी जमातें हैं, और वो जो आदमी आपके पास आकर अभी बयान देकर गया है, तो जैदी की बात कर रहे हैं आप, तो जैदी की पार्टी क्या कर रही थी? असेंबली में बैठी हुई थी, सपोर्ट किया था पीपल्स पार्टी को। ये एक तरफ तो अच्छा हप जो इनके फायदे की चीज हो तो वो तो खाएंगे ये, और बाकी जो चीजें होती है उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। भाई प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, सहना पड़ता है। 3.5 साल 4 साल में आप लोगों ने क्या किया, तो हम तो मुस्तैद हैं। अब हम जो होगा देखेंगे हम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, एमक्यूएम के रहनुमा मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे गुज़श्ता रोज़ से एक मामला, कासिम अली शाह साहब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मारूफ शख्सियत है पाकिस्तान की, उनको लेकर ख़ासी तनकीद भी की जा रही है, और ये तनकीद उस वक्त सामने आ रही है
जब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और मुख्तलिफ़ सतही किस्म के हम देख रहे हैं कि एक अप्रोच के साथ तनकीद हो रही है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। शाह जी, हमें ये पता चला है कि अब आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके अभी निकले हैं। मिशन क्या है आपका? टिकट आप इमरान खान से मांग रहे हैं, मिल आप शहबाज शरीफ साहब से रहे हैं? फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि वो जो टिकट मांगने वाला मामला था, उसका तो पीछे बाकायदा एक सिनेरियो था कि मैंने खान साहब से बात की कि यूथ को क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि यूथ को हरकत में आ जाना चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको तो फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए, यही वक्त है। और इस वक्त जो नहीं खड़ा वो कह लीजिए कि बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, उसको यही वक्त है कुछ ना कुछ करने का। फिर मैंने कहा जी, अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। तो क्योंकि करीबी कुछ लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह की मोहब्बत से बातें की। लेकिन कह लीजिए मैंने इसको फिर दोबारा काउंटर किया और मैंने चेक किया। मैं कहा मुझे आप कंफर्म करें खान साहब, आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। जाते हुए तीसरी दफा मैंने वादा लिया। उसकी वजह ये थी, मेरा खान साहब को कहना ये था कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, ना मेरी हाउसिंग है, ना पैसा मेरे पास, ना कोई वेल्थ है, ना मैं कोई मतलब किसी वडेरे का बेटा हूँ। मैं तो एक आम सा उस्ताद हूँ जो सारी जिंदगी पढ़ाता रहा और इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में, सिविल सर्विसेज को, जुडिशरी को, फौज को, मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाता रहा। और ये एक आम सा शख्स, क्या इसको भी हक है कि इसको कोई पाकिस्तान का लीडर अपनी जमात में शामिल करे? क्योंकि हर जमात में ज्यादातर तो वो विरासत और मुर्सी सियासत चली आ रही है। हर कोई अपने बेटे को तैयार करता है, अपनी टीम को तैयार करता है। मखसूस चेहरे हैं जो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हुकूमतों में नजर आपको आते रहे हैं, और वही टोले आपको इस वक्त खान साहब के नजर आ रहे हैं, वही टोले आपको मुख्तलिफ जगह पे नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इसको इंश्योर किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल वो उनके यहाँ कोई ना कहीं तनकीद भी हुई होगी। तो बाद में शाम को मेरा ख्याल है वो मैडम जो हमारी है, बहन है मुसरत चीमा, उन्होंने इसको काउंटर किया कि ये कोई इंश्योर नहीं है, टिकट की तो हमारी गारंटी नहीं है, शाह साहब की गारंटी हम कैसे दें? अच्छा शाह जी, ये बताएं कि अब आप आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हो गई, तो क्या वहाँ भी आपने कोई टिकट की बात की और वहाँ का रिस्पॉन्स क्या था? अच्छा देखिए, वहाँ मैंने देखा कि मियाँ साहब बड़े वाकई फिक्रमंद हैं। मैंने उन्हें देखा है पाकिस्तान के हवाले से, और वो बड़ा संजीदगी के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हालात पे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि ये बड़े बुरे हालात में पाकिस्तान चला गया, इकॉनमी का सत्यानाश हो गया, और ये पिछले 8-9 माह से जिस तरह के मामला चल रहे हैं ये सेटल होने चाहिए। और मैं परवेज इलाही साहब को भी क्योंकि आज ही मिला हूँ, और मैं सब लीडर से गुजारिश कर रहा हूँ किसी ना किसी तरह, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घर के बच्चे बड़ों को समझाने लग पड़ते हैं कि ये सारे मामलात को अब सेटल करें, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। और लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए रैशनैलिटी बढ़ाएं, जज्बाती फैसले ना करें, अकल और शऊर से सोचें कि हमारे लिए अच्छा क्या है। देखें जी, फैसला तो आज के लम्हे में होता है, उसका नतीजा आना होता है आने वाले वक्त में। उस आने वाले वक्त में जो पछतावा होना है उससे बचने के लिए आज फैसले ठीक किए जाएं। अच्छा शाह जी, हम ये देख रहे हैं आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास बैठे हुए हैं, ये फुटेज है हमारे पास, परवेज़ इलाही साहब के साथ भी बैठे हुए हैं आप। वज़ीर-ए-आज़म ने, आपने जो उनको अर्ज़ डाली उसके जवाब में क्या कहा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, क्या लगा उनसे मिलके आपको कि वो क्या ये अज़्म रखते हैं कि सब यकजा हों? देखिए, असल में जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी देखी है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादा देखी है, और जो मैंने एक मतानत और गहराई देखी है वो मैंने परवेज इलाही साहब में ज्यादा देखी है। और खान साहब में जहाँ बहुत सी खूबियां भी हैं, लेकिन मैंने रिजिडिटी देखी है, वो बहुत ज्यादा फिक्स हैं। और वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क़यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में ही कर देने हैं, और हिसाब किताब वो योमे हिसाब पे नहीं होगा, वो इसी दुनिया में हमें कर देना चाहिए। अब अल्टीमेट देखें, नैरेटिव और कम्युनिकेशन और स्टैंस तो खान साहब का बड़ा मजबूत है, और फॉलोइंग भी खान साहब की बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वक्त देखना पड़ेगा कि देखें, अगर घर को आग लगी है और बड़े लड़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरा लड़ाई छोड़ की आग को बुझाना चाहिए। इस सारी स्ट्रेस का सबसे ज्यादा फायदा हमारे दुश्मन को हो रहा है। और मैं तो देखिए साथ ये भी बात करने लग पड़ा हूं कि कोई भी जमात, कोई भी लीडर अगर हमारे इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो दुश्मन है। पाकिस्तान का मेरा एक अंदाजा, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जहां पर कोई शहीद दफन ना हो। पाकिस्तान के तो ये जो 70,000 दहशतगर्दी के शहीद हैं, हम तो सर इनका देना नहीं दे सकते। वो लाखों जाने जो दे के पाकिस्तान। अच्छा शाह जी, लास्ट क्वेश्चन है, आपका एक कंसेप्ट पेपर मेरी नजर से गुजरा, कौमी सियासी बयानिया, ये क्या है? इसको इनिशिएट किसने किया है? 30 सेकंड हमारे पास, शार्प कमेंट। मैं बड़ा सादा सा बता रहा हूँ सर, मैं मंडे से हर जिले में जा रहा हूँ और यूथ के साथ
और सारी जो हमारी 12 करोड़ यूथ है उसके साथ बातचीत करने लगा हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाके, कॉलेजों में जाके, इदारों में जाके, और ये बात करने लगा हूँ। खुदा के लिए लीडर की डेफिनेशन तो समझ लें, इतनी जल्दी से फैसले ना करें, रैशनैलिटी बिल्ड करें, खुद को काबिल बनाएं। हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो 12 करोड़ यूथ है। इस यूथ को अगर डायरेक्शन ना मिली सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो फिर डार्क मुस्तकबिल है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आपके वक्त का प्रोग्राम खत्म हो गया। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।